हाँ जी, सारे अपने ही बंदे हैं? यस सर। ठीक। यस सर। बुरैर ने ज्वाइन कर लिया? नो सर। आज तो वो भी था जुन। सर मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। यार आज वैसे भी ओवरऑल भी इशू जो है वो काफी लोग कह रहे हैं कि है। बारिश वगैरह हो तो जो स्पेशली ये जो सेटेलाइट नेट यूज कर रहे हो तो फिर पता नहीं उनको शायद प्रॉब्लम होती है, आती है। यस सर। चले मेरा ख्याल स्टार्ट करें और फिर लोग जो हैं वो साथ साथ हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो बात हम कर रहे थे कि जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जो पहली एक जो फॉर्म हो सकती है वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस की हो सकती है। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस जो है वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं जो जिनका मेन मोटिव जो है वो लॉन्ग सर टर्म। आवाज कट रही है आपकी। अच्छा सर जी जी। सर ये आपने बताया था अभी शेयर्स पे चार्ज नहीं होता जब हम पैसे किसी और को, सर वो दोबारा बात बता दें। मुझे नहीं बात समझ में आई, आपका सवाल रिपीट कर देंगे? सर आपने बताया था कि शेयर्स पे चार्ज नहीं होता, एक रीजन बताई थी, वो बता दें दोबारा। ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट शेयर की अमाउंट में ऐड नहीं हो रही थी ये? अब्दुल्ला नहीं सर, आपने इन्वेस्टमेंट का बताया था कुछ कि किसी और पे चार्ज करें शेयर्स तो फिर। मुझे अब बिल्कुल ये बात याद नहीं आ रही है कि मैंने क्या बताई है। देखें अगर जी मायदा सर समझ नहीं आ रहा मुझे सही। क्या चीज समझ में नहीं आई? सर सब बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ आ रहा सही। यस सर, बहुत कंफ्यूजिंग है। यस सर। ठीक हो गया। और किस किस को नहीं समझ में आ रही? सर मुझे भी सही समझ नहीं आ सर रहा। मुझे भी नहीं आ रही इसी तरह समझ। ठीक है। और सर बस ये शेयर्स वाला ही कई इशू आ गया कि देखें इस आपने। तरह कर लेते हैं कि बात की ना जो हमने इतनी ज्यादा डिटेल वो मैं ऐसे ही वैसे कह रहा था कि अगर वो आप सुन लेते पहले से तो थोड़ा सा हमें अभी हम फिर जरा फोकस्ड डिस्कशन अपनी रखते। कोई मसला नहीं है, हम इसको ब्रीफ और आसान और टू द पॉइंट पे बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। बाकी सारी बातें भूल जाएं कि अब ऑडियो पता नहीं मेरी फिर शायद ब्रेक होनी शुरू हुई भी है कि नहीं होनी शुरू हुई है। मेरे साथ भी मसले स्टार्ट हो गए हैं। सर अभी ठीक है, तो जब भी आप बोल रहे थे वो ठीक आ रही थी। अच्छा स्टिल इट्स सेइंग कि 1 मिनट जी, अभी तक मैसेज वही आ रहा है तो आवाज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स वेट।
आवाज मेरी ठीक है? नहीं सर, खराब हो गई है। खराब हो गई है? अब तो मेरा ख्याल है कि ठीक वैसे हो जानी चाहिए। भाई अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, हम इसको ना बहुत ही ब्रीफली हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास अमाउंट कुछ सरप्लस अवेलेबल है और आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शंस आपके पास वैसे तो बहुत सी होंगी कि आप उसको रियल एस्टेट में लगा लें, या आप उसको उससे शेयर्स ले लें, या आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दें, या कहीं पे भी आप उसको इन्वेस्ट कर दें। बॉन्ड्स हम पे लगा फिलहाल जी लोन दे दें सर, बॉन्ड्स पे लगा हाँ, दें। हम इस वक्त अपने आप को जरा थोड़ा सा कन्फाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं अपने आप को। लिमिट क्या कर रहे हैं कि मेरे पास जो सरप्लस कैश अवेलेबल है, मैं उसको लगा सकता हूँ शेयर्स में, और मैं उसको दे सकता हूँ किसी कंपनी को उधार के तौर पे। मैं ये दो अपने लिए ऑप्शंस जो है, अगर अगर सिर्फ इन दो ऑप्शंस पे गौर किया जाए कि आपके पास अमाउंट अवेलेबल है सरप्लस, या आप उसको शेयर्स में लगाना चाहते हैं, या आप किसी कंपनी को डेट के तौर पे उसको देना चाहते हैं, तो उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कैसे करें? अब बात समझ में आई है? जी सर। यस सर। ठीक है, बस यस इस सर, आगे। बाकी सर बाकी छोड़ दें, बाकी सब कुछ छोड़ दें कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो फलाना, तो ये जो हमने जिसका सब छोड़ दें। अमाउंट सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं पे, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बाकी ऑप्शंस को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, या लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू ईदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। डन हो गया? अब अगर तुम शेयर्स खरीदना चाह रहे हो, तो फिर भी आपकी जो वो है जो ऑब्जेक्टिव है, वो दो तरह के हो सकते हैं। आपके और मेरे तरह के, या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका काम क्या होगा कि वो इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स के अंदर, के जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ेगी तो हम इसको फौरी तौर पे बेच के और प्रॉफिट कमा लेंगे। कंपनी की जो पहली प्रायोरिटी कि पैसा फालतू है, तो पैसे को फालतू छोड़ा ना जाए। क्यों फालतू ना छोड़ा जाए? भी आपने फाइनेंस में पढ़ा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से। कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि हर गुजरते वक्त के साथ पैसे की वैल्यू डाउन होती रहती है। तो ये नहीं आवाज आपकी मुझे ठीक नहीं आ रही है। ये कौन बोला था? सर अगर पर्सनल एक्स्ट्रा पैसे हो तो वो तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा ना, कि अगर सिर्फ कंपनी के जो पैसे हो तो वो कंपनी के बैलेंस शीट में आएगा और इनकम स्टेटमेंट हम में। क्योंकि जो अकाउंटिंग की डोमेन में क्योंकि चीजें जो आ रही हैं वो कंपनी की रिकॉर्डिंग होती है, बिजनेस रिकॉर्डिंग है, तो इस वक्त जो कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही होगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था कि मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर जो हैं वो प्राइस अप्रिसिएशन की तरफ जाएंगे। कंपनी जो है वो उसकी जो पहला ऑब्जेक्टिव कि यार कैश को अगर हमने फालतू छोड़ दिया तो कैश की वैल्यू तो डाउन हो जाएगी। तो हमने इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी सरप्लस कैश अवेलेबल होता है, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कंपनीज के पास जो सरप्लस कैश अवेलेबल होगा, उस सरप्लस कैश को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी, फालतू नहीं छोड़ेगी। सिर्फ इतने पैसे अपने पास रखेगी जिससे उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उसकी पूरी हो जाए। उससे ऊपर की जितनी अमाउंट भी है वो इन्वेस्ट कर दी जाएगी। अब वो कैसे पता करते होते हैं, उसके लिए भी फाइनेंस में मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाए और कितनी अमाउंट रखी जाए। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि पैसे सरप्लस हैं, हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितने सरप्लस हैं, और हम उन सरप्लस पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो पहली ऑप्शन हमारे पास शेयर्स की है, ताकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगी तो हमें फायदा हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू से जितनी अमाउंट नीचे आनी है उतना मुझे गेन हो जाएगा, तो मैं अपना नुकसान बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। यहां तक की कोई बात समझ में ना आई? सर आ गई है बात। अच्छा,
अब इसमें जो पहली ऑप्शन हमारे पास जो जिसको हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है जो कि आपने ज्यादा लॉन्ग टर्म ज़हन में रखते हुए नहीं की है। ज्यादा अरसे आपने शेयर्स को होल्ड नहीं करना है, रखना चाहते ही नहीं है आप चाहते ही ये हैं कि मैं जो ये इन्वेस्टमेंट की है, ये कंपनी की बात कर रहा हूँ कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट जैसे ही प्राइस बेहतर हुई आप उसको फौरी तौर पे बेच देंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहेंगे, ये नाम है उसका। और ये नाम क्यों है कि इनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा और इनके गेन्स लॉसेस एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो प्रॉफिट और लॉस या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। वैल्यू असाइन कौन सी की जाएगी इनको? बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू। और जो इनके ऊपर गेन्स लॉसेस और कॉस्ट जो होगी वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। हेंस द नेम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। अब इनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, शेयर्स खरीदने हैं तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और ब्रोकर के पास जब जाके आप उसको कमीशन पे करेंगे तो आप शेयर्स खरीदने की पोजीशन में आएंगे, क्योंकि आप खुद से जाके शेयर खरीद नहीं सकते हैं, आपको किसी ना किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है। ब्रोकर इज द गाय जो कि आपको शेयर्स खरीद के दे सकता है या नहीं दे सकता है। ब्रोकर इज द गाय जिसके पास आप ये चीज पूछ रहा था मैं। जी ये चीज पूछ रहा था सर, जब अच्छा। ब्रोकर को पे करेंगे उसकी वैल्यू शेयर्स में नहीं आएंगे, आपने बताया था। हाँ, अब क्योंकि ये आपका रेगुलर ट्रेडिंग, आप ये काम रेगुलरली करते रहते हैं, इट्स अ रेकरिंग एक्सपेंस, बार बार रिपीट होने वाला एक्सपेंस है, क्योंकि आप ये रेगुलर बेसिस पे ये हरकत कर रहे हैं। तो अब ये ब्रोकर को कमीशन आपने पे करना है, आप खुद से शेयर्स नहीं खरीद सकते। आप जाएंगे ब्रोकर के पास, अकाउंट खुलवाएंगे, वहां पे आप उसके पास पैसे रखवाएंगे। ब्रोकर के पास एक पोर्टफोलियो होगा, आप उसे कहेंगे फलां कंपनी के शेयर्स खरीद के दो, तो वो आपको शेयर खरीद देगा और हर शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर आपसे वो कुछ पैसे जो होते हैं वो आपसे कमीशन के तौर पे वसूल कर लिया करता है। ठीक है। अब वो जो कमीशन उसने वसूल किया है आपसे शेयर्स खरीदने, जब आपने खरीदे तो उसके ऊपर, तो उस कमीशन को यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहा जा रहा है। और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी और इसको शेयर की प्राइस में कॉस्ट के तौर पे ऐड नहीं करेंगे। जैसे हमने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में देखा था कि परचेज प्राइस में हमने बहुत सी चीजें ऐड की थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम ऐड करते थे। इन्वेंट्री के चैप्टर में आपने देखा होगा कि इन्वेंट्रीज जो हैं, इन्वेंट्रीज में हम परचेज प्राइस में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करते हैं। तो ये वाला वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा, बल्कि इसको अलग से एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई गेन या लॉस हुआ तो वो गेन या लॉस भी आप इनकम स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट में आप इसको करंट एसेट्स में आपने इनको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आप ज्यादा लंबे अरसे इनको होल्ड करके रखना चाह ही नहीं रहे। अब बात क्लियर हुई थोड़ी सी? अभी तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो? अच्छा, फिर सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहलाती है। अब ये फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये अगर आप, पहले तो हमने ये कहा कि हम लंबे अरसे के लिए तो इन्वेस्ट करना चाह ही नहीं रहे, अब हम ये कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंकिंग कंपनीज हो गई, जो बाकी फाइनेंशियल लीजिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस वाले स्पेशली वो आपसे पैसे, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स वसूल कर रहे होते हैं। उन्होंने आपका पैसा महफूज रखना होता है, क्योंकि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद उन्होंने आपका ही जमा करवाया हुआ पैसा आपको वापस करना है। तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए किसी ऐसी जगह पे लगाया जाए
जो कि महफूज हो। अब अगेन ऑप्शंस उनके पास बहुत सी हो सकती सर हैं, लेकिन हमने अपने आप को लिमिट किया हुआ है। ऑप्शंस बहुत सी हो सकती सर हैं। जी जी। सर ये डेब्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा नहीं लॉन्ग नहीं, टर्म। ये भी हम वो भी शेयर्स ही खरीद रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ शेयर्स तक की बात कर रहे हैं कि अगर ठीक है सर। आपके पास पैसा फालतू हो और आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही शेयर्स में हो, तो तब आपके पास दो ऑप्शंस जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी। एक ऑप्शन आपके पास फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस थी, दूसरी ऑप्शन जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। कि अब आपके पास दूसरी ऑप्शन, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी की मिसाल दी, कि उनका असल मोटिव आपका पैसा लंबे अरसे तक महफूज रखना है। अगेन ऑप्शंस बहुत सी हो सकती हैं। हम अपने आप को फिलहाल लिमिट कर रहे हैं कि अगर शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी हो लंबे अरसे के लिए तो क्या होगा, तो हम उसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट की एक तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी हैवी किस्म की होगी, इन्वेस्टमेंट हैवी किस्म की होगी, मोटिव लॉन्ग टर्म होगा, मोटिव शॉर्ट टर्म नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आपका यह है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपना हिसाब किताब संभाल के रखना है। इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का है तो। अब नीचे उसने जो बात की है कि दिस ओनली कैन बी चोजन इफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी ये आपने बेचने के लिए, हाँ बेच देंगे अगर जरूरत पड़ी तो बेच भी देंगे, लेकिन आपका असल पर्पस, आपका असल ऑब्जेक्टिव बेचना नहीं है बल्कि होल्ड करके रखना है। ट्रेडिंग आपका पर्पस नहीं है। और अगली बात उसने फिर मजीद और भी इंपॉर्टेंट की, एक दफा आपने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किसी इन्वेस्टमेंट को कह दिया और बैलेंस शीट में उसको उस लिहाज से रिकॉर्ड कर दिया, अब फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, दोबारा आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं कह सकते। क्लियर है जी? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, शॉर्ट टर्म के लिए हमने संभाल के रखना है, तो हमने उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कह दिया। दूसरा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमने इसको लंबे अरसे के लिए संभाल के रखना है। अब इसको आप फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट भी जरा थोड़ी सी हैवी नेचर की बात है। यहां तक की कोई बात समझ में ना आई हो। अब इस मेथड में आप क्या करेंगे कि जब आपने किसी इन्वेस्टमेंट जो कि शेयर्स में आपने की हुई है, अगर आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, अब ये भी लाजिम बातें हैं, तो ये भी शेयर्स खरीदने, ये भी आपको वो जो आपका ब्रोकर है खरीदने, ये भी ब्रोकर से ही पड़ेंगे, उसके अलावा तो आप नहीं खरीद सकते हैं। ब्रोकर से जब खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट या उनको कमीशन पे करना पड़ेगा पर शेयर। अब ये जो कमीशन की अमाउंट आप पे कर रहे हैं, पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि उसको इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको एज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आसान अल्फाज में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड, मींस के दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। फिर दूसरी बात कि उनको जब हमने रीवैल्यू किया था रेगुलरली, तो हमने उसके ऊपर जो गेन या लॉस हुआ था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा था। यहाँ पे आप इनको रीवैल्यू करेंगे रेगुलरली, और जो इनके ऊपर गेन या लॉस होगा वो आप रिकॉर्ड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले पार्ट में। ठीक है जी? पहले वाले में गेन या लॉस रिकॉर्ड कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और ये इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि शॉर्ट टर्म नहीं है, इसलिए इनको करंट एसेट्स में भी, पहले वाली को हमने करंट एसेट में लिखा था, यहाँ पे हम उसको करंट एसेट में नहीं लिख रहे होंगे। क्लियर है जी? यहां तक की कोई बात समझ में ना आई हो?
अच्छा, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात उसने की, ये बिल्कुल वो एंड वाली 2 लाइनें हैं कि इफ an FVOCI investment is sold, the investment reserve can be transferred to retained earnings or left in the equity. इसके अपने गेन या लॉस ऑन FVTOCI के नाम से आप उसको अलहदा से उसका रिजर्व वहां पे शो भी कर सकते हैं, या आप इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड करके भी और लिख सकते हैं कि ये जो गेन हुआ है डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में भी ऐड किया जा सकता है, या अपने अलहदा से रिजर्व के तौर पे भी उसको शो किया जा सकता है। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। सर दूसरा कौन सा बताया, रिटेन अर्निंग में ऐड हो सकता है दूसरा? या इसका आप अपना एक वो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स FVTOCI, इसका एक अपना अलहदा प्रॉफिट का एक अकाउंट फंड क्रिएट करें, रिजर्व क्रिएट करें, और उस रिजर्व को अलहदा इंडिविजुअलिटी के साथ आप उसको वहां शो कर दें, या फिर आप उसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करें, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, सही है सर। अच्छा, तो ये तो हो गई एक ऑप्शन। और अब अगर आपके पास, बल्कि इस तरह करते हैं कि ये काम टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 जो है वो हम देख लेते हैं। नहीं, लॉन्ग नोट्स हैं। हाँ, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 है, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो 7-8 मिनट ही रह गए हैं, तो 4 बजने में, तो हम जो है वो क्वेश्चन एक छोटा सा आसान सा देख लेते हैं, ताकि ये चीज़ हमें ज़रा थोड़ी सी कंफर्म हो जाएगी। तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 का जो पार्ट 1 है वो तो अभी तक हमने नहीं देखा है, क्योंकि वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हमने फिलहाल जो है बात जो करनी है वो हम कर रहे हैं पार्ट 2 में। A company invested in 10,000 shares of a listed company in November 2007 at a cost of $4.20 per share. At 31st December 2007, the shares have a market value of 4.90. तो बेशक FVTPL हो या FVTOCI हो, वो रीवैल्यू पीरियोडिकली जरूर की जाती है। पीरियड के एंड पे उसको हम रीवैल्यू जरूर करेंगे, उसकी वैल्यू एक बार दोबारा से जरूर कैलकुलेट करेंगे, और उसकी वैल्यू को हम एडजस्ट कर लेंगे अगर यानी वैल्यू अगर उसकी चेंज हो गई हो तो हम उसको रिकॉर्ड जरूर कर लेंगे। लेकिन रिकॉर्ड प्रॉफिट या लॉस को किस पे करेंगे, वो ऑब्वियसली जो है वो हमने देखा है कि वो या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, या वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो सकता है। तो अब्दुल कयूम साहब हैं हमारे साथ? अब्दुल कयूम, साहब नहीं है, हमजा बाबर भी नहीं है, मोइन आसिफ का हाँ माइक काम कर रहा है, मोइन आसिफ। तैयब का तो आज माइक मेरा ख्याल नहीं काम कर रहा। मोइन, इसको क्या कहोगे, FVTPL कहोगे या FVTOCI कहोगे? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ कि ये उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखना चाह रहा है या शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है, कुछ भी नहीं बताया हुआ उन्होंने। अनम्यूट तो कर सकते हैं ना सारे अपने आप को? हाँ जी सर मैं बताऊं? जी अब्दुल्ला। सर इसको आपने कहा था शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हम इसको फिर इन्वेस्टमेंट वाले में ही ले करेंगे, और फेयर वैल्यू जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगी सर। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस कहलाएगी, क्योंकि हमने बात की कि अगर आप उसको कोई वैल्यू कोई जगह असाइन नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट पोजीशन जो किसी भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर की होगी वो डिफॉल्ट पोजीशन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस ही हो। तो डिफॉल्ट पोजीशन अगर वही है और हमें कुछ भी नहीं बताया गया तो हम इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस ही कहेंगे। तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक हुआ। और ये जो गेन हुआ है 42,000 पे आपने 7,000 का हुआ। 7,000 का जो गेन हमें हुआ है वो 7,000 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे, और बैलेंस शीट में
जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है जो कि हमने करंट एसेट्स में रिकॉर्ड की हुई होगी, वो वैल्यू 42,000 से जंप करके और 49,000 पे चली जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। अटेंडेंस जल्दी से ले लेते हैं ताकि फिर अगर आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो आप भागना चाहें तो आप भाग सकें। अच्छा जी, इकरा जावेद तो आज नहीं थी मेरा ख्याल है। इकरा जावेद बल्कि यहाँ मार्क कर लेते हैं। अच्छा, हमारे लास्ट जो है वो क्लास हमारी कब हुई थी? सर पिछले ट्यूसडे को शायद। लास्ट ट्यूसडे को जो थी पिछला वो हाँ, नहीं इस ट्यूसडे को नहीं, पिछला वीक आपने क्लासेस नहीं ली, उससे पिछले नहीं, फिफ्थ को ली थी, फिफ्थ को ली थी, सेवंथ को नहीं ली थी, और अब 12th को नहीं ली और 14th को ले रहा हूँ। एक थर्सडे वाली क्लास मिस हुई है और एक क्लास मिस हुई है हमारी ट्यूसडे वाली। हाँ सही, अच्छा थर्सडे। जी 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 सर, थर्सडे वाली मिस हुई और ट्यूसडे वाली मिस हुई। इकरा जावेद, इकरा जावेद नहीं है, और मोहम्मद सुलेमान साहब भी आज नहीं आए। बुरैर साहब आए थे, मोहम्मद जीशान साहब भी थे, शहबाज हयात भी थे, उसामा बिलाल भी नजर आए, मायदा भी थी, जवेरिया कमल भी थी, रिमशा अख्तर, रिमशा अख्तर बहुत ज्यादा। जी शहबाज, प्रेजेंट सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शहबाज हयात साहब की प्रेजेंट लगा चुके हैं। रिमशा अख्तर बहुत कम लेक्चर अटेंड करती हैं, और माहीन गुलालाई तो आई नहीं थी, जहरा भी थी, अब्दुल्ला साहब भी थे, अनमोल भी थी, तैयब भी थे, वासिक भी थे, नेहा नहीं थी, वरदा आसिफ, भी बहुत ज्यादा छुट्टियां करती हैं। सर उनका नेट इशू आ रहा है। अच्छा चलें, और अब्दुल कयूम साहब आए थे, हसन नासिर साहब आए थे, नूरिया आज नहीं थी, हसनैन शाहिद साहब थे, नासिफ साहब थे, मेमुना जहीर थी, उसामा खालिद साहब नजर आए थे या नहीं आए थे? नजर आए थे। वहीबा भी आई हैं, जुनूरैन साहब ने ज्वाइन किया था, हमजा बाबर ने ज्वाइन किया था, अशर जावेद मुझे तो नहीं नजर आए, अक्सा खालिद थी, फतेह मुनीब साहब थे, अब्दुल्ला साहब थे, हसन खान साहब थे, हसन खान साहब ने आज कोई सवाल नहीं किया। हसन खैरियत है आज? सर वो थोड़ा सा सर आपकी आवाज बार बार बीच में कट जाती थी सर, आवाज नहीं आती थी कंप्लीट। अच्छा, मैंने कहा वैसे आपकी समझ आ गया, पार्टिसिपेशन आपकी होती है, आज जरा कुछ थोड़ी सी। अच्छा, एहसन इफ्तिखार सर थोड़ी सी। एहसन इफ्तिखार साहब नजर तो आया था, मारिया शकील हैं, सरदार उमर शफीक साहब आज नजर नहीं आए, और सर्विश मुइन भी मौजूद थी। ठीक है जी, थैंक यू। आज के लिए एक क्वेश्चन था।
जी 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 जरूर, जो जाना चाहे वो जा सकता है। सर अगर इसी क्वेश्चन में वो इस तरह हो सकता है कि वो कहे शेयर की प्राइस कम हो गया और ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। बिल्कुल हो सकता, देखें तो जो सर FVTOC आएगा आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हैं, FVTPL का कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लॉस हो जाता तो फिर हम उस लॉस को और अगर हमने उसकी कैटेगरी भी चेंज कर दी है तो फिर हम लॉस को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाते, यहां से हटा देते। ठीक है। सर ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म का जॉब है वो हमेशा हमारा उसमें आएगा सर, OCT में, हाँ जी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, बिल्कुल। ओके सर। चलें, ठीक है जी, और कोई सवाल या इजाजत ली जाए? चलें, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।